बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राव आफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुआ ज़हरा का केस वो केस है जो कि बड़ा हाइप क्रिएट कर गया है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है और आजकल हर लोग जो है वो इसे डिस्कस कर रहे हैं, हर बंदे की ज़ुबान पे यही केस चल रहा है। तो इसी हवाले से जो कानूनी क्या राय रखते हैं, इसी हवाले से हम आज जानेंगे। सीनियर एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट, अवैस सुल्तान पाशा साहब। इनसे जानेंगे कि क्या ये निकाह जो होता है वो दो घरों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान कोई मुआहदा होता है, तो इस पे क्या ये नज़र रखते हैं और इस केस को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पाशा साहब, बताइएगा कि दुआ ज़हरा का केस वो केस है कि जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग में जा रहा है और इतनी हाइप क्रिएट कर गया, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्या निकाह जायज़ है? ये हो गया निकाह आपकी नज़र में? जी राव साहब, इसमें मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के पहले तो इखलाकी जो इसका पहलू है ना, इसके ऊपर वो डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये सारा सिनेरियो पूरे मुल्क में एक खलबली सी मची रही है। एक महीने तक दुआ ज़हरा केस में बच्ची है छोटी सी, जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है या 13 साल है, जितनी भी है। उसके ऊपर इखलाकी पहलू हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारा इखलाक हमारा क्या कहता है, हमें दीन क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है। इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। अब इसमें छोटी बच्ची है जिसको अभी वो रैशनली अपने वो लाइफ को समझती नहीं है कि मैंने लाइफ को स्पेंड कैसे करना है, मैंने किसके साथ करना है, किस तरह से करना है। चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बच्चे वहाँ से वो सबक लेते हैं उल्टा, तो उसके ऊपर जो है कि वो रिएक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये जो एक शादी है, डेफिनेटली ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द स्पाउस, कि ये एक मुआहदे का, जिस तरह हम कहते हैं कि एक मुआहदा है। इसमें मुआहदा क्या होता है? अब आप मुआहदे के इंग्रेडिएंट्स देख लें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। मुआहदे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि उसमें मुआहदा जो है वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड मुआहदा कौन सा होता है कि जहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट पूरे होंगे। इंग्रेडिएंट क्या? लॉफुल मुआहदा होना चाहिए, ठीक है ना जी। लॉफुल में फिर क्या आ जाता है कि उन्होंने कहा है जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जो मैरिज है ना जी, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, वो 18 साल से कम उम्र का माइनर नहीं कर सकता। अब 18 साल से कम उम्र का माइनर नहीं कर सकता, तो फिर इस लिहाज से देखा जाए तो ये तो फिर बच्ची की उम्र जो दुआ ज़हरा की, ये तो कम थी। बिल्कुल। ये मुआहदा ही है ना जी, एक एग्रीमेंट है। निकाह नामा एक एग्रीमेंट है, हम मुआहदा करते हैं। जब भी निकाह होता है दो लोगों के दरमियान एक मुआहदा होता है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना जी। अब मुआहदे की क्या एज है? अब मुआहदा कहाँ पे जाके वैलिड होगा, लीगल होगा? अगर उसके इंग्रेडिएंट पूरे होंगे। अब उसकी एज बच्ची की पूरी नहीं है, लेकिन ये उन्होंने निकाह कर लिया। ये चूँकि हमारी प्रैक्टिस है, हम रोज़ कोर्ट्स में देखते हैं यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर कि बच्ची छोटी है, जितनी भी है, जितनी भी उसकी उम्र है, वो निकाह करके आते हैं, तो आके जनाब वो कहते हैं जी इसके साथ। अच्छा साहब, बड़े केस आप डील करते हैं, मुझे ये बताएं कि एज की रिक्वायरमेंट कहते हैं कि 18 साल होनी चाहिए जी। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहते हैं कि यार अगर कोई बच्चा बालिग हो जाए तो वो अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, या घर वालों को चाहिए कि वो उसकी शादी कर दें बालिग हो जाए। तो आजकल तो जो बलूगत है वो तो 13 साल 12 साल ये चल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये हो जाता है? जी जी बिल्कुल। इस पे मुख्तलिफ नज़रियात भी मौजूद हैं, इसमें मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले दिनों एक जो है 2021 की एक अथॉरिटी है, मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और रिट पिटीशन नंबर 4227 है 2021 की। अगर आप उनकी जजमेंट को, मैं कहता हूँ सिंध हाई कोर्ट भी दुआ ज़हरा के केस में फ़ैसला देने से पहले अगर मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो जजमेंट आई है उसको डिटेल से पढ़ लेते ना जी, तो उसमें बड़े सारे इखलाकी पहलू भी कवर हो जाने थे, कानूनी पहलू भी। क्योंकि हाई कोर्ट्स हैं जो फैसले करती हैं, हमारे लिए वो कानून बन जाता है। अब उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है। अब क्या लिखा है उसमें, वो भी मैं आपको उसके जो मेन जो क्रक्स है उसका बता देता हूँ, जो कोर्ट ने वहाँ पे कंक्लूड किया कि once the court has come to the conclusion that the marriage contract involving a child under the age of 18 year is a contract prohibited by law। अब चूंकि ये मुआहदा है, उन्होंने कहा जी prohibited by law है, which even if executed by a child is void ab initio। अब void ab initio क्या होता है? हमारी टर्म में इसको कहते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, पहले दिन से ही वो गलत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो मुआहदा है void ab initio हो गया, वो पहले दिन से ही जब गलत हो गया है तो वो मुआहदे की तो वैल्यू ही नहीं रही। तो अब बात आ जाती है 12-13 साल की जो बलूगत की बात है। प्यूबरिटी जो है आजकल, जो पहले वक्तों में होता था कि शायद प्यूबरिटी जो है वो ख़वातीन में
लड़कियों में जो है वो 17-18 साल की उम्र में 19 में आती थी, लेकिन अब खुराकें कुछ ऐसी हैं, ये हमारे जो फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, बच्चियां खाती हैं ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ, और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो ऐसी सोशल मीडिया पे चलती हैं उनको देख देख के कुछ इंसानी जिस्म में जो मतलब एक वो तब्दीलियां आती हैं। तो बलूगत की एक वजह ये भी है, अगर अब बलूगत तो 13 साल की बच्ची को भी हो सकती है, अब 13 साल की बच्ची को बलूगत हुई है, अब वो शादी कर ले जी मिसाल के तौर पर, अब उसको तो पता ही नहीं है मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब उसके पेरेंट्स को पता है, उसके बड़ों को पता है कैसे करना है, किस तरह करना है। अब 13 साल की बच्ची को ये तो पता है कि मैंने शादी इस लड़के के साथ कर लेनी, लेकिन अब उसको आगे नहीं पता कि आगे क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये रहो सब एक डिफरेंस है जिसको मैं इखलाकी तौर पर इस पहलू को मैं हमेशा यहाँ पे कोर्ट्स में भी डिस्कस करता हूँ कि हमारी हायर कोर्ट्स को भी इस पे देखना चाहिए कि ऐसे फैसले देने में जिससे देखे ना, अब दुआ ज़हरा का जो वालिद है, आप उसकी वालदा की बेबसी देखी आपने? कोई शक नहीं है जी। एक माँ, एक बाप जो अपनी औलाद को पालती है सारी ज़िंदगी, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है अपने पेट में से 9 महीने पेट में रखने के बाद में क्या होता है, वो बच्ची यार 13 साल की होती है तो वो जाके अपनी मर्जी की शादी कर लेती है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उसको बलूगत हो गई है। इस वजह से उसका मुआहदा सारा कुछ वो क्या वैलिड हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दे दिया है कि मुआहदा जो भी होगा वो 18 साल की उम्र का होगा, शनाख्ती कार्ड बनता है 18 साल की उम्र का बनता है, मुआहदा करते हैं कोई भी 18 साल की उम्र का बनता है, कोई भी हम काम करते हैं यहाँ पे आप देख लें 18 साल से कम उम्र का मुआहदा वैलिड नहीं होता। तो फिर यहाँ पे आगे हमारी हायर कोर्ट्स को भी, जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं हायर कोर्ट्स, उनको भी चाहिए भाई यहाँ पे आके लॉ के अलावा आप जो है इखलाकी पहलू को मद्देनज़र रखें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को भी आप जो है वो वहाँ पे आके देखें कि वो पेरेंट्स क्या हैं। अब दुआ ज़हरा की जो वालदा का उस दिन हाल था वो सारी दुनिया ने देखा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या उसके सीने में क्या आग जल रही होगी, कैसे वो मर रही होगी कि मेरी बेटी ने कैसे किया है। और बेटी जो है देख ले, 16 उसकी उम्र 15 साल हो या 16 साल हो, वो सेल्फियां ले रही है और जनाब सोशल मीडिया पे उसकी फोटोएं आ रही हैं, जनाब वो जनाब खाना खा रही है लड़के के साथ बैठ के, वहाँ पे क्या कर रही है उसको पता ही नहीं है। वैसे भी हमारे मजहब में भी ये चीज़ें हैं कि अपनी वली की इजाज़त के साथ शादी करनी चाहिए। अब वली से भी इजाज़त नहीं ली, हम कौन से तकाजे मद्देनज़र रख रहे हैं? सिर्फ प्योरिटी, ओनली एक प्योरिटी की बेस के ऊपर ये जो निकाह हो रहे हैं इनको जायज़ करार दे रही हैं अदालतें। तो ऑनरेबल कोर्ट्स को यहाँ पे चाहिए कि इखलाकी पहलू को मद्देनज़र रखें जिसमें हमारे मुआशरे के लिए भी कुछ भला हो। बिल्कुल ऐसा ही है। कानून का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसने सिर्फ कानून को ही बताना है, कानून का मतलब तो ये है ना कि लोगों का भला, उसमें कुछ अच्छा हो जाए लोगों के लिए, लेकिन उसमें वो गलत ले रहे हैं। अब दुआ ज़हरा की तरह की बहुत सारी बच्चियां पाकिस्तान में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, वो उसको देख के क्या सबक ले रही होंगी कि दुआ ज़हरा का क्या हुआ, हमारा क्या होगा, हम भी चली जाती हैं। बाद में हम चूँकि हम कोर्ट्स में सारा दिन काम करते हैं, यकीन करें कि 80% अबव जो है ना, ये जो पसंद की लव मैरिजेस जो कोर्ट में हो रही हैं ना जी, इनका एंड बहुत बुरा होता है, भयानक एंड होता है, शर्मनाक एंड होता है। सारा दिन हम यहाँ पे कोर्ट्स पे बैठ के, हमारे पास इतने केसेस आते हैं, 1 साल पहले 6 महीने पहले इन्होंने जनाब वो निकाह किया है, अब क्या हो गया जी कि वो कबूल नहीं कर रहे जी, लड़का भी तंग आ गया, जाओ दफ़ा हो जाओ, क्योंकि भाग के की है, इज्जत के साथ नहीं आई, इज्जत के साथ आती ना। हमें इन चीज़ों पे जो है हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स को भी चाहिए कि बाकायदा जो हमारे तलीमी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ तक ये चीज़ें वहाँ पे सिलेबस में ज़रूरी करनी चाहिए। बच्चों को इस चीज़ पे गाइड करना चाहिए कि आपके अच्छा क्या है, आपका बुरा क्या है, आपने क्या करना है। मतलब प्यूबरिटी के मैटर्स हों या बलूगत के जो भी हों, इस लेवल के ऊपर भी क्लासेस, हमें उनकी नफ्सियाती ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, नफ्सियात की क्लास होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि अब सुनने में ये आ रहा है कि जो दुआ का शोहर है ज़हीर, और वो राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि यार इतनी हाइप क्रिएट होगी, सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा इस पे बात कर रहा है, तो अब वो राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो राह फरार इख्तियार कर लेता है, बैरून मुल्क चला जाता है, तो पीछे दुआ का क्या हल, इस पे क्या, किस नज़र से आप देखते हैं कि क्या इसका हल होगा, फिर दुआ क्या करेगी? अब देखें ना जी, ये अभी आप देख रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि जी वो लड़का जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। अब भागने सिर्फ यही कि वो सोशल मीडिया से लोगों की नजरें हटें कि यार दुआ वापस अपने वालिदैन के पास चली गई है और लड़का फरार हो गया, हाँ जी, ये सिर्फ एक नज़र अपने जो ना अपने आप को सेव करना है। वो लड़का भी मैं समझता हूँ, आप देखा होगा, उसकी भी एज तो वो 18 साल नहीं लग रही, नहीं है, वो भी थोड़ी उम्र का है। अब अकल तो उसको भी रैशनली वो नहीं समझ सकता लाइफ को, ये बड़ी फास्ट लाइफ है, यहाँ पे दुनिया को समझना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। अब दोनों ही बच्चे थे, बिल्कुल ऐसा ही है।
अब हायर कोर्ट्स को, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट को भी चाहिए था कि इसके ऊपर जो है थोड़ा टाइम लेती, एज डिटर्मिनेशन हो जाती दोनों की, उसके बाद जो है कोई इसमें मैं बतौर वकील नहीं, ये मैं बतौर एक आम सिटीज़न कह रहा हूँ कि फ़ैसला ऐसा होना चाहिए था जिसमें इखलाकी पहलू होता। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है पाशा साहब, मुझे ये बताएं कि जब दुआ घर से निकली कोई 1 से 1.5 महीने बाद, 40 दिन के बाद वो पता चला कि उन्होंने निकाह किए, 40 दिन वो हमारी नज़र में तो वो फरार ही रही है ना ज़हीर के साथ, तो क्या ज़हीर पे इसका कोई पर्चा नहीं हो सकता कि यार इसने गवाह किए रखे? उसके घर वाले भी कहते हैं कि हमारी बेटी गवाह हो, तो इसका मतलब है कि वो घर वाले सच्चे हैं कि अगर उसने निकाह किया होता तो वो दूसरे दिन मंजरे आम पे आना चाहिए था, जैसे कि वो कराची से लाहौर आ गई तो वो मंजरे आम पे तो 40 दिन बाद आ रहा है कि इसने निकाह कर ले, तो उस पर अगवा का कोई पर्चा नहीं होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये बनता है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब निकाह नामा सामने आ जाता है, हमारी रूटीन ये है कि हमारे यहाँ पे जो वालदैन ऐसे आते हैं वो एप्लीकेशन देते हैं थाने में जाके कि ये हमारी बच्ची अगवा हो गई है। अब वो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे निकाहनामा जो है वो व्हाट्सएप के जरिए आ जाता है, या उसके लड़के के वारसन निकाहनामा भेज देते हैं, ये तो निकाह हुआ है। अब पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाती है एक बार कि भाई ये तो निकाह हुआ, हम कैसे पर्चा दे दें। अब फिर पेरेंट्स फिर अदालत में जाते हैं, 491 की पिटीशन करते हैं जाके, या अंदराज मुकदमे की भी करते हैं जाके, 22 AB की पिटीशन करते हैं कि चलो कोई हमें ऑर्डर मिल जाए कि ये अगवा। लेकिन जब अदालत में भी निकाहनामा आता है, अदालत के भी हाथ बन जाते हैं कि अब ये इनकी तो शादी होगी, अब हम इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स के लेवल पे भले ही ना हो, ये हायर कोर्ट्स को चाहिए कुछ ऐसी नज़ायर बनाएं, कुछ ऐसे डिसीजंस आने चाहिए कि जिसमें सबक हो हमारी न्यू जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए उसमें सबक हो, हमारे जो टीनेजर हैं बच्चे उनके लिए सबक होना चाहिए। इस तरह की कोई जजमेंट्स आनी चाहिए। अच्छा पाशा साहब, एक ये भी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों में कि लाहौर में जब वो लाहौर हाई कोर्ट में लड़की मौजूद थी ना, तो उसने कहा था कि मैं अपने घर वालों के पास नहीं जाना चाहती और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। जब वो सिंध हाई कोर्ट में जाती है तो ऐसा कोई बयान नहीं देती, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो वालदा खड़ी है और फिर वो उसकी वो मुलाकात नहीं होती, और मुलाकात होती भी है तो सुना है कि 5 मिनट की हुई और 15 से 20 पुलिस एहलकार थे। तो मुझे बताएं, क्या ऐसे केसेस में क्या लड़कियों को कोई किसी किस्म का नशा तो नहीं दिया जाता कि वो अपने घर वालों से दूर और अपने जो चंद दिनों की दोस्ती मोहब्बत और उसमें वो गिरफ्तार हो के जनाब उनके साथ जो है वो हामी भर लेती हैं? जी जी, इसमें डेफिनेटली हमारे सामने ऐसे कई केसेस आते हैं कि बच्ची गलती करके चली तो जाती है, अब जब वो 30-40 दिन जब वहाँ पे रहती है उनके साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि मैं ये गलत कदम उठा बैठी हूँ, अब वो वहाँ से जब निकलने की कोशिश करती है तो फिर जो लड़की का हस्बैंड बना होता है, जिसने निकाह किया होता है, अब वो उसको थ्रेट करता है किसी भी तरह से कर दे कि मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे पेरेंट्स में किसी को मार दूंगा अगर तुमने जाके कहीं पे मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दी। तो यहाँ पे आके चूंकि बच्चियाँ होती हैं, वो मैं वही बात कर रहा हूँ कि रैशनली उनको दुनियादारी का नहीं पता होता, अब फिर वो ब्लैक मेलिंग में आग पे भी हमारे पास यहाँ पे सैकड़ों केसेस हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में कि जहाँ पे बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने अब मेरे खिलाफ जाके बयान दिया तो मैं आपको मार दूंगा क्योंकि आप मेरी कस्टडी में हो, या मैं आपके किसी भाई को मरवा दूंगा, या आपकी माँ के ऊपर या आपके बाप के ऊपर फायरिंग करवा दूंगा। तो वो लड़कियां ब्लैकमेल हो जाती हैं, डर जाती हैं, डर के बदले वो फिर कोई स्टेटमेंट ऐसी देती नहीं, बाद में उनकी सारी ज़िंदगी है वो जो जैसे गुजरती है आप समझ लें कि कैसे गुजरती होगी। ये बात है इसमें सारी। मैं समझता हूँ कि ये जब 491 की पिटीशंस आती हैं हेबियस कॉर्पस की, हेबियस में क्या होता है कि टू हैव हिज बॉडी हम कहते हैं उसको, जिसको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इम्प्रॉपर कन्फाइनमेंट में रखा गया, उसको अदालत में लाया जाए। मैं समझता हूँ कि हायर कोर्ट्स को चाहिए कि जब उनके पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं 491 की पिटीशन लेके, वो उस बच्ची को कम से कम 24 आवर्स 48 आवर्स जो है वो उनकी माँ बाप के साथ टाइम गुजारने दें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जब टाइम गुजारेंगी तो फिर वो मजबूरी भी बताएंगी अपनी कि मुझे जो है मैं चली तो गई हूँ गलती करके, लेकिन अब जो मेरा खामद है वो मुझे थ्रेट कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पेरेंट्स तक सही बात आनी चाहिए, बच्चियां अदालतों में आके नहीं करती। जो बच्ची अपने माँ को या अपनी बहन को सही बात बता सकती है ना, वो किसी को भी नहीं बता सकती, या अपने बाप को जो बता सकती है। यहाँ पे रूटीन हमारी सेशंस कोर्ट्स में भी ये हैं, हायर कोर्ट्स में भी, तो उधर तो 1-1 मिनट में सारे केसेस जो है वो नॉर्कोटिक्स की डीबी भी बैठी हो तो 1 से 2 मिनट सुनती है वहाँ पे, हालांकि वो कैपिटल सेंटेंस वाले केसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी जब बच्ची को लेके आया जाता है तो सिर्फ 2-4 मिनट उसकी बात सुनी जाती है। हाँ भी किसके साथ जाना है, वो कहती जी मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना है। हालांकि मैं समझता हूँ यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट्स को चाहिए
कि वो उस बच्ची को उसके पेरेंट के साथ भले दारुल अमान में भिजवा दें, उसकी माँ के साथ उसका टाइम स्पेंड हो, वो सही बात बताएगी कि हुआ क्या है असल में। अब वो बच्ची अदालत में आती है, अदालत में आके डरती वो स्टेटमेंट दे देती है कि जी नहीं जी मैंने तो अपने खामद के साथ जाना, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं, मैं ठीक हूँ, ये हो। वो जाके फिर उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। अब पेरेंट को वही बच्ची दी हो 24 घंटे के लिए, हस्बैंड को बोला जाए कि ठीक है जी आपकी वाइफ है, आप अब ये बच्ची जो है 48 घंटे अपने माँ बाप के पास भी रहेगी। अब वहाँ से जब उससे जो चीज़ दरियाफ्त होगी वो इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आएगी, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे आके अदालतें हैं वो मुनासिब फैसला कर सकती हैं। अच्छा, पिछले दिनों में ना कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये फैसला दिया गया एक चीफ जस्टिस की जानिब से, क्योंकि दुआ के वालिद मेहदी काज़मी साहब कहते थे कि मैं अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। तो जस्टिस साहब ने कहा कि हम अब तलाक तो इनकी करवा नहीं सकते क्योंकि कानूनी हवाले से जो है ये इनका निकाह हो गया है। दूसरी नज़र से भी अगर हम देखें तो इनका निकाह तो हो गया, हम तलाक नहीं दिलवा सकते, हम आपकी मुलाकात करवा सकते हैं, आप 7 से 8 घंटे कहें तो हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं यहाँ पे। तो इसकी क्या किस नज़र से देखते हैं, क्या वो अपने वालिद से मिलने के लिए सिर्फ 7-8 घंटे गुजारेगी? जी जी, यही मैं बात कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये 7-8 घंटे भी जो है, अगर सिंध हाई कोर्ट ने बोला है, उनके ऑनरेबल जज ने बोला, ये बड़े ज़्यादा हैं। रूटीन में ये कोर्ट्स में 5 से 4 मिनट की प्रोसीडिंग होती है 491 की। सिर्फ सुनते हैं हाँ जी बीबी किसके साथ आपने जाना है, वो बच्ची कहती है जी मैंने अपने खामद के साथ जाना, बस किस्सा ख़त्म हो गया सारा। वहाँ पे कोई क्वेरी नहीं की जाती, क्वेरी करनी चाहिए उसको पूरा प्रॉपर 7-8 घंटे नहीं, मैं कहता हूँ 24 से 48 आवर्स तक का टाइम जो है पेरेंट्स के साथ उसको जाने का देने चाहिए। और पेरेंट्स से गारंटी लेनी चाहिए कि आप इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसको इलीगल हरास नहीं करेंगे, बल्कि वो बच्ची को दारुल अमान में भेज दें, माँ को साथ भेज दें 48 घंटे के लिए कि आप 48 घंटे इनके साथ मुलाकात करें, फिर उसके बाद आपकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अब चूंकि वो अदालत में सीधी आती है लड़की, उसको डर होता है, उसको थ्रेट किया गया होता है, ठीक है ना जी, वो अपना मौकफ ही नहीं बयान कर सकती, हो सकता। अच्छा, एक और इसका पहलू है, चलो अगर उसने निकाह कर ही लिया है 48 आवर अगर वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को एग्री कर ले कि जी मैंने शादी कर ली, अब आप भी मान जाएं, अब मेरी बाकायदा रुखसती कर दें। ये एक अच्छा पहलू है कि जिससे जो है दोबारा रुखसती भी हो सकती है, अमल में लाई जा सकती है। लेकिन जो अदालत में ही 5-4 मिनट की प्रोसीडिंग में फैसला कर दिया जाता है, आई थिंक कि ये जो है ये मुनासिब नहीं है, इसको ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए, मैक्सिमम बढ़ाना चाहिए। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपने अवैध सुल्तान पाशा साहब की कानूनी नुक्ता नज़र जाना, और हायर कोर्ट्स को भी चाहिए कि इस केस पे नज़र षानी करें। अपने मेज़बान राव आफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।